गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हाउ इट कैन बी इंड्यूस्ड। तो देखो, एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमको मालूम है, इसीलिए ये इतनी बातें मैंने पहले ही लिख दी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बी आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड है, ए है एरिया ऑफ द सरफेस। बी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एरिया आप सरफेस एरिया लिख दो, सरफेस एरिया। ये इतनी बातें हुई। अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि हमको फ्लक्स चेंज करना है। ईएमएफ इंड्यूस्ड करने के लिए, ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको फ्लक्स चेंज करना है। तो फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं? फ्लक्स यहाँ पर तीन चीज़ों पर डिपेंड है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस एरिया एंड ओरिएंटेशन, मतलब थीटा। अगर थीटा बदले तो भी ये पूरा बदल जाएगा, ए बदले तो भी बदल जाएगा, बी बदले तो भी बदल जाएगा, तीनों के बदलने पर बदल जाएगा। बस यही तीन मेथड हैं जिनसे हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। तो लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें डायरेक्ट लिख दो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड by changing या by following methods, direct by following methods। नंबर 1 मेथड क्या है? पहला है by changing B। दूसरा मेथड क्या है? बाय चेंजिंग एरिया कॉइल। और तीसरा है आपका ओरिएंटेशन, बाय चेंजिंग relative orientation, by changing relative orientation of coil। These are the three methods by which we can induce EMF or we can produce EMF। अब देखो, जो इसमें फर्स्ट मेथड है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या करना है कि एक मैग्नेट लगाए हो और एक कॉइल रखा हुआ है और उस कॉइल के पास मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है कि वो मैग्नेट रोटेट हो रहा है। तो मैग्नेट रोटेट हो रहा है मतलब इससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार बार चेंज हो रही है। एक ये तरीका हो गया। बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल, उसके लिए मैंने मोशनल ईएमएफ आपको बताया। मोशनल ईएमएफ वही है जिसमें हम लोग कॉइल को, एरिया को चेंज कर रहे थे। दो तरीके भी उसमें बताए, एक बाय लॉरेंज फोर्स बताया और दूसरा फैराडेज लॉ बताया। और तीसरा जो है बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट में, क्योंकि वहां इसको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ थोड़ा सा 4 लाइन में पढ़ा करके कुछ आपको ना समझ में आएगा ठीक से ना कुछ, तो मैं अल्टरनेटिंग करंट यहीं से शुरू ही होगा। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए। इन 3 फैक्टर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, अभी इसके पहले हमने बताया कि 3 तरीके हैं जिससे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो 3 तरीके कौन थे? पहला मैग्नेटिक फील्ड बदल करके, फाई इक्वल टू हम लोगों ने देखा बी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला है, फाई बदलना है क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की जो वैल्यू होती है -d फाई बाई dt के बराबर होती है।
इसको बदलने के लिए बी बदलो, ए बदलो या थीटा बदलो। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन वो तरीका है जिससे हम बी बदलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं, देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बढ़िया और अच्छा तरीका है जिस पर बेस्ड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिखते हैं। ये एक हमने क्वाइल बना लिया, इस क्वाइल में हम क्या किए कि एक वेरिएबल करंट फ्लो करा दिए। वेरिएबल करंट इस तरह से फ्लो होगा कि इसमें हम एक रेगुलेटर टाइप का लगा करके और तब उससे करंट को फ्लो कराते हैं। इससे हम कम अधिक कर सकते हैं, तो इसमें वेरिएबल करंट जाएगा। जब भी किसी क्वाइल से करंट फ्लो होता है तो आप जानते हैं कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब अगर इस करंट को वैरी कराएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी वैरी करेगा। इसी के ठीक बगल में एक दूसरा क्वाइल रख देते हैं। ये एक इसके बगल में हमने क्वाइल रख दिया, यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब जब आप इसमें अगर कोई एक स्टैटिक करंट, कांस्टेंट करंट फ्लो करा रहे हो तो इससे एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पास होगा जिससे इसमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं। लेकिन अगर इस करंट को वेरी कराए तो इससे पास होने वाला, क्योंकि इससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जा होकर के जाएगा, जिससे क्या होगा, जब इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी क्वाइल। इस क्वाइल को हम लोग कहेंगे प्राइमरी, जिसमें हम लोग करंट विच विल काज, जो प्रोड्यूस करने का रीजन होगा, यह मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का कारण है, तो इसको प्राइमरी कहेंगे। इसमें चेंज हो रहा है, इसको सेकेंडरी कहेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी नाम से हम लोग दो क्वाइल बना देते हैं। तो इस फेनोमेना को, अब जब इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो इस म्यूचुअल इंडक्शन के दौरान आपको एक बात समझनी है कि जो इससे पास होने वाला फ्लक्स है उस फ्लक्स की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड कर रही है। तो ध्यान से देखो, फ्लक्स की वैल्यू जो फाई है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन प्राइमरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल में जितना करंट आप देंगे उतना ही ज्यादा फ्लक्स इससे पास होगा। अभी फ्लक्स चेंज की बात नहीं कर रहे हैं हम, जितना ज्यादा करंट देंगे इसमें उतना ही ज्यादा फ्लक्स इससे पास होगा, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे गुजरेंगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगा जो इससे पास होगा। ये फ्लक्स की बात हो गई। फ्लक्स है तो करंट बदल करके हम फ्लक्स चेंज भी कर लेंगे, वो अगली बात हो गई। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, करंट पर। अब देखो फाई इज इक्वल टू, जब हम करते हैं तो ये एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जिसको नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो ये एक ही क्वाइल का नहीं होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दोनों क्वाइल के, इस कपल का, इस पूरे पेयर का, कपल ना कहो इसको, पेयर का, ये इस पूरे दोनों क्वाइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। क्या हो गया। अब अगर हमको म्यूचुअल इंडक्शन की ये बनानी हो यूनिट, यूनिट क्या बनेगी, एम इज इक्वल टू बनेगा फाई बाई आई। फाई बाई आई मतलब वेबर पर एम्पियर, और इसी वेबर पर एम्पियर को हम एक और नाम देते हैं और वो नाम है हेनरी। तो इसको या तो हम वेबर पर एम्पियर कहेंगे या तो हम इसको हेनरी कहेंगे। अब देखो अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, अगर सेकेंडरी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स n2 है तो जो फ्लक्स इससे पास होगा वो कितना होगा, n2 फाई हो जाएगा। उससे पास होने वाला फ्लक्स n2 फाई हो जाएगा, तो उस दौरान ये वैल्यू n2 फाई के बराबर हो जाएगी। तो एक अगर फ्लक्स किसी से पास हो रहा है और एक क्वाइल है तो फ्लक्स 5 पास हुआ, 2 क्वाइल है 2 5, 3 क्वाइल है तो 4, ऐसे करके आपका बढ़ता चला जाता। तो ये हो जाएगा वेबर पर एम्पियर या हम लोग इसको कहते हैं हेनरी। तो ये इसका जो है यूनिट हो गया। अब बात करते हैं कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ आई को 1 कर दो, अगर हम करंट को 1 एम्पियर कर दें तो यहाँ पर यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई के बराबर हो जाएगी। तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर, यम इज इक्वल टू फाई, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस एक क्वाइल का उससे पास होने वाले फ्लक्स के बराबर है, जबकि दूसरे क्वाइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ये ध्यान देना, फाई किससे पास हो रहा है, ये दूसरे क्वाइल से। तो एक क्वाइल से पास होने वाला
फ्लक्स ही म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है दोनों कॉइल का, जबकि दूसरे कॉइल में करंट कितना पास हो रहा हो, 1 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with one coil when a unit current passes through the other coil। तो इस तरह से आपको ये इसका डेफिनेशन मिल गया, और इसको और भी अच्छे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे और डिफाइन कर सकते हो, देखो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह पर क्या रखोगे, माइनस डी बाई डी टी। आप फाई की जगह पर आप रखेंगे एम आई। एम तो आपका किनारे हो जाएगा, एम से तो कोई मतलब नहीं है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एम डी आई बाई डी टी। यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई। तो अगर यम की वैल्यू आपको निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर हम इसको माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसके निगेटिव का कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखो, अगर हमको इसमें 1 हेनरी की वैल्यू अगर डिफाइन करनी हो तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, डी आई बाई डी टी को 1 कर दो, तो हमको क्या मिल रहा है, इसकी वैल्यू 1 मिल रही है, 1 हेनरी। और ये कब हो रही है, जबकि दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी तब कहा जाएगा जबकि एक कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वह 1 वोल्ट हो, जबकि दूसरे कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा हो उसकी वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब कि अगर प्राइमरी कॉइल में या एक कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड की स्पीड से या इस रेशियो से करंट चेंज होने पर दूसरे कॉइल में अगर 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इन दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा 1 हेनरी। तो इस तरीके से हम लोग 1 हेनरी को डिफाइन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें लिख लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in one coil due to a change of current in neighboring coil is called mutual induction. The first coil which causes induction is called primary coil and the second coil in which EMF is induced is called secondary coil. अब देखें, magnetic flux linked with secondary coil is directly proportional to the current in primary coil. अब देखो, phi is directly proportional to I और phi is equal to mi, where m is proportionality constant known as coefficient of mutual induction of the coils या तो mutual inductance। m is equal to mutual inductance or coefficient of mutual induction of the two coils। अब यहीं पर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी देख लेते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, देन तब ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, N25। सेकेंडरी कॉइल से अब पास होने वाला फ्लक्स हो गया N25 एंड इट विल इक्वल टू M इंटू आई। ये एक और बात हो गई कि अगर इसमें मोर देन 1 टर्न्स है तब क्या होगा। यहीं पर हम एक चीज करते हैं कि इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन यहां से हम उठाते हैं फाई इज इक्वल टू, डायरेक्ट फाई लिखते हैं, N2 फाई लिखेंगे तब भी वही फ्लक्स की बात होगी, लेकिन हम सिर्फ फाई की बात करते हैं। ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा और चेंज करके लिखते हैं। N2 फाई इज इक्वल टू एम आई आर, इसी को लिख दो आर फाई इज इक्वल टू एम आई, दोनों एक ही बात है। फाई की वैल्यू ही हो जाएगी N2 फाई के बराबर आ जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इसी में हम लोग ये करते हैं कि इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन फाई इज इक्वल टू M। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, उसी समय दूसरे कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स की संख्या
उन दोनों कॉइल के म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगी। Thus, coefficient of mutual induction of two coils is equal to magnetic flux linked with one coil when a unit current passes through the other coil. Unit current means 1 ampere. अब हम लोग लिखते हैं फ्रॉम फैराडेज लॉ। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर हमने ये लिखा है, देखो फाई इज इक्वल टू एम आई, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इक्वल टू एम आई। अब अगर ये तो हो गया, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें सेकेंडरी कॉइल में N2 है तो ये पूरा फ्लक्स जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा N2 फाई, N2 फाई। N2 फाई का मतलब कि यही अगर एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स फाई है तो N2 टर्न से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा N2 फाई। तो इसी को फाई इक्वल टू एम आई लिखते हैं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको। N2 फाई को आप कोई और वैल्यू नाम दे सकते हैं, फाई 2 नाम दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बस यहाँ कहने का मतलब यही है कि जो भी फ्लक्स होगा अगर एक टर्न से पास हो रहा है फाई तो N2 टर्न से पास होने वाला N2 फाई, ये बात हो जाएगी। तो वही फाई इक्वल टू एम आई से ये फार्मूला बना। अब देखो, अब हम लोग इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं फ्रॉम फैराडेज लॉ। अब हम लोग फैराडे लॉ से वो करते हैं फ्रॉम फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एम डी आई बाई डी टी। अब देखो यहाँ से हम लोग इसी को एक और तरीके से भी बना सकते हैं, इसी को एक और तरीके से भी बना सकते हैं। अगर हम मॉड ऑफ ई लिखें, यहाँ तो ई की वैल्यू हमने डायरेक्शन के साथ लिखी, अगर हम मैग्नीट्यूड ही पूरा चाहें कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, तो ये हो जाएगा एम डी आई बाई डी टी। अब इसमें हम ये करते हैं कि इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, डी आई बाई डी टी मतलब करंट बाई टाइम, तो इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन magnitude of induced EMF will be equal to the coefficient of mutual induction। ये आपको मिल गया। तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्शन का एक और फार्मूला, एक और डेफिनेशन हमने यहाँ पर बना ली, और वो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। The coefficient of mutual induction of two coils is equal to the magnitude of induced EMF in one coil when change of current in other coil is 1 ampere per second or unity। देखो ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी, एच 1 हेनरी इक्वल टू, देखो इस फार्मूले से हमने बनाया, जो अगर इसको बनाना चाहें आप, व्हाट विल बी एम इज इक्वल टू ई बाई डी आई बाई डी टी। तो 1 वोल्ट अगर ई हो गया तो डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो ये 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर के भी बराबर होगा 1 हेनरी। और 1 हेनरी मतलब फाई इज इक्वल टू एम आई से भी आप बना सकते हैं कि एम इज इक्वल टू फाई बाई आई, तो वेबर पर एम्पियर। तो ये 1 हेनरी कहो, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर कहो, या वेबर पर एम्पियर कहें, ये सारी के सारे क्वांटिटी, सारे के सारे यूनिट्स एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं, हेनरी मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम 1 हेनरी को डिफाइन करते हैं। देखो हमको मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी के बराबर, अगर ई लिखते तो माइनस डी फाई बाई डी टी, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए इसलिए डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह एम आई रखा तो एम डी आई बाई डी टी मिला, तो यहाँ से एम की वैल्यू निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। अब इसको 1 वोल्ट कर दें ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को, और डी आई बाई डी टी को कर दें 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1 हेनरी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 कॉइलों का इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 हेनरी तब होता है जबकि एक में 1 एम्पियर पर सेकेंड से अगर हम करंट को चेंज करें तो दूसरे में 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो उन दोनों कॉइलों का इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाएगा 1 हेनरी। तो उसको लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स इज 1 हेनरी व्हेन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज सेट अप इन 1 कॉइल ड्यू टू the current change at the rate of 1 ampere per second in the other coil।
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो कोएक्सियल, जैसे ये बाहर का हो गया, ये इसके अंदर का सॉलिनॉइड हो गया। अब देखो इसमें जो अंदर है उसको हम लोग मान लेते हैं प्राइमरी कॉइल, और जो बाहर की ओर लिपटा हुआ है उसको हम मान लेते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब देखो N1 मान लिया टर्न प्राइमरी में, N2 मान लिया नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में, R1 मान लिया रेडियस प्राइमरी की, R2 मान लिया रेडियस सेकेंडरी की। सब फर्स्ट प्राइमरी है और सेकेंड सेकेंडरी है। अब देखो लेंथ हमने प्राइमरी वाली की ले ली, लेंथ मान लिया यल लेंथ है। अब देखो अगर हम बात करते हैं कि किसमें कितना मैग्नेटिक जो हम लोग इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो हम निकालना चाहते हैं, तो देखो अगर कोई वेरिएबल करंट I1 पास हो प्राइमरी में, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा। इफ करंट I1 passes through primary coil P, then it produces magnetic field V1 is equal to, देखो एक सॉलिनॉइड में अगर कोई करंट फ्लो होता है तो जो हम लोगों को मालूम है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट NI, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब यहाँ करंट क्या फ्लो हुआ I1, और जो इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है उसको मान लिया N1, तो वेयर N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब N1/L। अब ये लिख नहीं रहे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि टोटल टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ मीन्स नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू द करंट I1 इन द प्राइमरी कॉइल। अब यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी से पास होगा, तो सेकेंडरी वाले में क्या फ्लक्स बनेगा, तो अब हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil S, कि इसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, चूंकि सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा है इसलिए हम इसका नाम ले लेते हैं φ2। अब देखो φ2 इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ रखा है BA, ये आपको मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा, फील्ड इसमें कौन सी है B1, एरिया किसकी रहेगी A2 की, एरिया सेकेंडरी कॉइल की रहेगी। अब देखो यह तो एक टर्न से पास होने वाला हो गया। अब अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज N2, देन दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय N2, ये इतनी वैल्यू मिलेगी। अब ये पूरी वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। देखो यहाँ म्यू नॉट N1 I1, ये हो गया B1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू रख दो, A2 को A2 ही रहने देते हैं, और इसकी वैल्यू रख देते हैं N2 की वैल्यू नहीं रखनी है, N2 ही लिख देना है। अब इसको हम कर देते हैं N1/L। देखो φ2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 टोटल डिवाइडेड बाय L, ये आपको वैल्यू मिल गई φ2 की। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल। अब देखो हमको कैलकुलेट करना है क्या, हमको कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। मान लो हम पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो हम लोग इसको लिखते हैं
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल यस, यस मतलब सेकेंडरी कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल पी मतलब प्राइमरी कॉइल के रेस्पेक्ट में। तो ये सेकेंड कॉइल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल। जरा सा इसको एक बार ध्यान से समझो कि जब हम लोगों ने लिखा शुरुआत में कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, तो हम लोगों ने लिखा कि सेकेंड कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये φ2 मतलब सेकेंड कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फर्स्ट कॉइल के करंट के। और फिर हमने इसको कहा कि φ2 इज इक्वल टू mi1। ये बात आपको समझ में आई थी। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही थी, तो यहाँ पर हम लोग 2-1 लिख सकते हैं। 2-1 का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ पर इससे आप लोग जरा देख करके चलिएगा जिससे गलती ना होने पावे और याद भी रहे आपको कि हम कैसे कर रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो ये कितना होगा M21। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखो φ2 के डिवाइडेड बाई जो करंट इसमें इंड्यूस होगा प्राइमरी में, ये तो हो गया φ2 जो करंट दिया हमने प्राइमरी में हमने करंट दिया था I1, φ2 डिवाइडेड बाई I1 पूरी वैल्यू रख दें। φ2 की μ0 N1 N2 I1 A2 डिवाइडेड बाई L इंटू I1 से I1 हो जाएगा कैंसिल। अब ये जो वैल्यू आएगी M21 की, ये आ जाएगी μ0 N1 N2 A2 डिवाइडेड बाई L। यह तो हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल फर्स्ट, या प्राइमरी सेकेंडरी का विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी। बस यहीं से हम लोग थोड़ा सा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल पी विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल यस। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब M12। अब देखो ये पूरा नहीं मैं बता रहा, तो देखो अब इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमने एक I2 करंट पास किया है सेकेंडरी में और फिर हम निकाल रहे हैं प्राइमरी के लिए। अब देखो अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी, तो M12 का मतलब क्या, ये φ2 बाई I1 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा φ1 बाई I2, जहाँ की I2 करंट फ्लो किया गया है सेकेंडरी में, जिससे कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना है और वो मैग्नेटिक फील्ड पास हुआ है और उससे जो फ्लक्स बन रहा है वह है φ1। तो देखो φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर φ2 की वैल्यू देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ φ2 की वैल्यू हमने लिखा है B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल इनटू द एरिया ऑफ सेकंड A2 इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकंड कॉइल। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे B2 मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इनटू एरिया ऑफ फर्स्ट, because this magnetic field is passing through the first coil means primary coil, and now we will put the number of turns in the first coil N1 total number of turns in the first coil divided by I2। अब इस वैल्यू को पूरा रख दें, सिर्फ B2 की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ, बाकी कोई वैल्यू से मतलब नहीं है। B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर किसी में करंट I2 पास हो रहा है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सॉलिनॉइड में क्या बनेगा μ0 N2 I2। अब बाकी चीजें एज इट इज है, A1 वही है N1 वही है डिवाइडेड बाई I2। अब N2 को क्या लिख सकते हैं, N2 को लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई N जो भी उसकी लेंथ है। अब यहां पर देखें N2 की वैल्यू आप लोग लिख देंगे वेयर
N2 is equal to total number of turns in the secondary coil डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ सेकेंडरी कॉयल हम L2 मान लेते हैं। और अगर ये पूरा का पूरा जो इसमें ऊपर कॉयल है सेकेंडरी वाला, अगर यह पूरी इस लेंथ तक हो तो इन दोनों की लेंथ बराबर ही हो जाएगी। फिर हम इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये M12 की जो वैल्यू आ जाएगी, अब ये पूरी वैल्यू आप रख दें, यहाँ N2 की वैल्यू भी रख दें, और ये I2 से I2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपके पास देखें बचेगा, ये I2 से I2 कैंसिल हो गया, बचा म्यू नॉट, इसको भी N1 का N2 बाई L कर देते हैं, तो N2 N1 A1 डिवाइडेड बाई L, ये वैल्यू आई। और यही वैल्यू हमको ऊपर वाले में भी मिला है, यहाँ भी म्यू नॉट N1 N2 डिवाइडेड बाई L है, यहाँ भी म्यू नॉट N2 बाई, इसको चाहे L2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों वैल्यूज आपको मिली। लेकिन अगर L L2 के बराबर हो, L और L2 दोनों बराबर हो, तब क्या होगा? तब हम देखते हैं, बात करते हैं। इफ L2 इज इक्वल टू L, देन मतलब कि वो सेकेंड वाला जो कॉइल है सेकेंडरी जो ऊपर की ओर है, जैसे ये अंदर वाला कॉइल हो गया, ये ऊपर, अगर दोनों बराबर ही हो तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A1 डिवाइडेड बाई L। अब देखो इसमें और इसमें ज़्यादा सिमिलरिटी हो गई। सिमिलरिटी क्या, एक ही हो गए, सिर्फ एक चेंज है, यहाँ A1 है, यहाँ A2 है। अब इस पर बात करते हैं। देखो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और एक में प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे में पास हो रहा है, तो हमेशा जिससे पास हो रहा है उसकी एरिया से कोई मतलब नहीं है, या जिसमें बन रहा है उसकी भी एरिया से मतलब नहीं, मतलब है कि कितनी एरिया से पास हो रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने कॉइल लिया और इसके बगल में ये कॉइल है। अब देखो ये दोनों कॉइल आप ध्यान से देखें, इसमें अगर फ्लक्स प्रोड्यूस हो तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, सारा का सारा बाहर चला जाएगा, सिर्फ इसकी एरिया से ही पास होने वाला फ्लक्स लिया जाएगा। तो एरिया किस में, इस सेकेंड कॉइल की अगर हम बात करें तो एरिया हम किसकी लेंगे? इस छोटे वाले की एरिया लेंगे, क्योंकि फ्लक्स पास तो इसी से हो रहा है। अब मान लो कि फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, हमने करंट दिया इसमें और फ्लक्स पास होना है इससे, तब अब दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है कि अब ये हो गया आपका प्राइमरी, इसको हमने प्राइमरी। अब इससे जो फ्लक्स पास होगा वह इसकी पूरी एरिया तो पास नहीं होगा, बनेगा तो ये अपने एरिया में ही, तो ये इसकी पूरी एरिया कवर नहीं करेगा, बल्कि ये जितना एरिया है उतनी ही एरिया कवर करेगा। तो यहाँ भी एरिया किसकी लेंगे? इसी की लेंगे, क्योंकि जब बन ही रहा है इतने एरिया में तो इतना एरिया ये कहाँ से कवर करेगा। इसी तरह से यह बन रहा है बहुत बड़े एरिया में, लेकिन पास तो होना है इसको छोटी एरिया, तो छोटी वाली एरिया ली गई। यहाँ छोटी वाली एरिया में ही बन रहा है, तो ये बड़े वाले एरिया के उसी हिस्से से क्रॉस होगा जो इसके सामने पड़ेगा। तो कुल मिला जुला करके चाहे एक कॉइल के ऊपर दूसरा कॉइल बंधा हो, चाहे एक कॉइल के बगल में दूसरा कॉइल रखा हो, दोनों ही केसेज में हम लोग एरिया हमेशा स्मॉलर वाला ही लेंगे, क्योंकि अगर बड़े वाले से पास हो रहा होगा तो भी वो स्मॉल एरिया से ही पास होगा, और अगर छोटे वाले में बन रहा है तो भी वो स्मॉल एरिया से ही पास होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे कि दोनों को अगर हम कंपैरेटिवली स्टडी करें तो हम पाते हैं कि दोनों में एक ही फार्मूला है, और यहाँ पर वो फार्मूला क्या है? म्यू नॉट N1 N2 A1 बाई L। अब लेंथ हमने दोनों की एक ही ले रखी है, अगर दोनों की लेंथ अलग अलग आवे तो आप यहाँ पर L1 यहाँ पर L2 रख करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस जगह से हम लोग अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं, स्मॉल एरिया की बात कर लेते हैं। इन M12 एंड M21 एरिया ऑफ स्मॉलर कॉइल इज टेकन। अब ये पूरा मैं रीजन नहीं लिखने जा रहा, तो आप लोग लिखेंगे कि M12 इक्वल टू M21 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AS। AS मीन्स एरिया, स्मॉलर एरिया डिवाइडेड बाई L। where
ए एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाइल। ये आपका यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कंप्लीट हुआ। और यहाँ एक बात और भी समझ लें कि अगर हम इसमें बीच में, इस कॉइल के बीच में अगर एक कोर रख दिया जाए आयरन का, तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मिली है ये बहुत बढ़ जाएगी। और ये वैल्यू इसलिए बढ़ जाएगी कि कोर का भी अपना मैग्नेटाइजेशन होने लगेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हम लोग ये जब वैल्यू लिख रहे हैं ने, ये ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा फाई इज इक्वल टू एम आई, ये वैल्यू हमने लिखी। तो जब हम यम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं फाई बाई आई, तो फाई की वैल्यू क्या है, बी इंटू ए डिवाइडेड बाई आई। अब यहाँ से आपको एक बात समझना है कि इसकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब बी की वैल्यू बढ़ जाए। तो अगर हम इसी के बीच में, कॉइल के बीच में अगर एक आयरन का कोर रख दिए, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड में बन रहा है वह सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पास होगा उस आयरन कोर से। अभी आपने फेरोमैग्नेटिज्म में पढ़ा है कि अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा गया, आयरन मीन्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो वो क्या करेगा, वो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर हाईली मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो बी तो बढ़ गया, जब बी बढ़ गया तब क्या होगा, तब यम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब दिस वैल्यू विल इंक्रीज इफ एन आयरन कोर और इफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। अब यह जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आई, यह देखते हैं किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये डिपेंड कर रही है कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। दूसरी बात, उनका क्या कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, ये फार्मूले से ही आपको देख के पता चल जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अगर उनकी जो कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा है तो भी हो जाएगा। लेंथ अगर कम है तो मतलब लेंथ को आप मान सकते हैं सेपरेशन, तो ये अगर कम है तो भी। और एक चीज़ और भी देखें, उनके रिलेटिव ओरिएंटेशन पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक कॉइल ऐसे रखा गया है और दूसरा कॉइल हमने क्या किया कि ऐसा रखा कि दूसरा कॉइल जस्ट ऐसा रखा कि ये पहला वाला इसी के अंदर हो गया, इस तरह से। अब देखो, अब यहाँ अगर इसमें आप करंट पास करते हैं तो जो फ्लक्स बनेगा पूरा पूरा नीचे वाले से पास होगा, नीचे वाले में करंट पास करते हो तो पूरा पूरा फ्लक्स इससे पास होगा, मतलब कहीं फ्लक्स बर्बाद नहीं होने पाएगा, पूरा का पूरा पास होगा। अब अगर इसी तरह से हम लोग इस तरह से कॉइल को रख दें, दोनों कॉइल को, एक तरीका ये भी है इस तरह से रखने का, इस तरीके से रख दिया। एक कोई आदमी ऐसे भी रख सकता है, देखो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक तो ये हमने बताया ही। एक तीसरा तरीका और देखो, एक ऐसे भी हो सकता है कि एक कॉइल ऐसे रखा और दूसरा कॉइल किसी ने ऐसे रख दिया। अब बताओ, अब अगर इसमें आप करंट पास करते हैं, फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स तो ऐसे होगा, अब इससे कितना पास होगा, बहुत कम। और अगर इसमें बनता है तो ये तो पूरा ऐसे ही बनेगा, तो फिर इससे कहाँ पास हो रहा है। तो ये जो ओरिएंटेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं कपलिंग। और इसी पर एक क्वांटिटी बनती है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग ये बताता है कि दो कॉइल कितना ज़्यादा कपल्ड हैं एक दूसरे से। कपल्ड होने का मतलब कि इनसे जो बनने वाला फ्लक्स है, जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक में बन रही है तो दूसरे से पास हो रही है। ये चीज़ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पर डिपेंड करती है। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो मान लो कि इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस यम है और इनका सेल्फ इंडक्टेंस, अभी इसके बाद हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ने जा रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब अगर खुद के कॉइल में कोई करंट चेंज हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो खुद इसी से पास हो रहा है और फिर इसी से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगता है, जिससे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, या कॉइल अपने ही अंदर के ईएमएफ पास होने वाले फ्लक्स से इंड्यूस हो जाता है और फिर एक इसमें बन जाता है अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ, जो कि हमारे लगाए गए ईएमएफ का अपोज करने लगता है, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो मान लो कि दो कॉइल है, उनका सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 है और दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस यम है, तो जो इनका कपलिंग आएगा वो आएगा K इज इक्वल टू यम बाई रूट L1 L2। ये एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको जान लेना है।
और ये मैक्सिमम तब आता है जब इस कंडीशन में होता है, इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम जब इस कंडीशन में होता है, और मिनिमम इस कंडीशन में मिलता है, कुछ इसमें भी मिलता है, और इसकी वैल्यू 0 से 1 तक एग्जिस्ट करती है और हमेशा 1 से कम ही आती है। जनरली पूरी 1 कभी नहीं होनी पाती, कुछ न कुछ तो वेस्टेज हो ही जाता है। तो इसको भी लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इट इज अ मेजर ऑफ द मैनर इन विच द टू कॉइल्स आर कपल्ड टुगेदर। If L1 and L2 are the self-inductances of the two coils and M is their mutual inductance, then their coefficient of coupling is K equal to M by root L1 L2, where K is always less than 1. This is coefficient of coupling. नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन। देखो, अगर मान लो एक कॉइल हो, हमको यही मालूम है कि इंडक्शन तभी होता है जब किसी भी कॉइल या किसी भी चीज़ से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो। मान लो हमने एक कॉइल कंसीडर किया, अब इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स हमको चेंज कराना है। उसके चेंज कराने के कई तरीके हैं, जो अभी हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा। म्यूचुअल इंडक्शन में इसके बगल में एक कॉइल रख दिया, उसमें करंट चेंज कराया तो इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होने लगा। एक तरीका कोई ये भी कर सकता है कि एक मैग्नेट लेके आओ, इसके पास में ऐसे ऐसे चलाओ तो भी आप इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज करा सकते हैं। एक और भी तरीका हो सकता है, हम इसमें एक करंट आई पास कराएं और उस आई को वायरी कराने लगें, तो क्या होगा, जब कोई करंट इसमें फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके एक्सिस के पैरेलल एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब अगर हम इसमें जो करंट फ्लो करा रहे हैं वह करंट ही वेरिएबल पास करा दें तो जो फ्लक्स बनेगा वो भी वायरी करने लगेगा। मतलब कि इससे पास होने वाला फ्लक्स वायरी कर रहा है, और अगर इससे पास होने वाला फ्लक्स वायरी कर रहा है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो कि इस रीजन का अपोज करने लगेगा जिस रीजन से वो इंड्यूस हुआ। वो रीजन क्या है, ये करंट। इसका मतलब कि वह इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि इस करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो कराने लगे। अगर ये सर्किट क्लोज्ड है तो क्लोज्ड होगा तभी तो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ये जान लो कि अगर किसी भी कॉइल में हम वेरिएबल करंट पास कराएं तो उस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगता है ड्यू टू दिस वेरिएबल करंट, एंड ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ produced in it which opposes the region due to which it is being produced। ये ही कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। इसमें हमने बाहर से कुछ नहीं लगाया, ये कॉइल सेल्फ से इंड्यूस हो गया, इसमें कुछ वेरिएबल चीज़ें आई जिससे कि ये इंड्यूस हो गया। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मैंने बताया था इंडक्शन के पहले दिन कि आप किसी को देखें और आप प्रेरित हो जाए उसके हाव भाव, रहन सहन, ठाट बाट से और उसके जैसा बनना चाहें, या कुछ आपके अंदर चेंज आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि आप इंड्यूस हो गए, आपके अंदर जो है इंडक्शन हो गया। एक दूसरी चीज़ कि आपके साथ कुछ, आप कहीं नहीं किसी से मिले, कोई बात नहीं हो, लेकिन आपके साथ जिन परिस्थितियों में आप रह रहे हैं वो परिस्थितियां ही इस प्रकार से बदली कि आप खुद से इंड्यूस हो गए। परिस्थितियां ऐसी बदली कि आप जो काम करते थे वो छोड़ करके एक दूसरे काम को करने के लिए शुरू कर दिए। आपने सोचा कि भाई ऐसे रहते थे, अब अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह से बदल लें तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत सारी चीज़ें अच्छे बन सकते हैं, बहुत लोग बुरे भी बन जाते हैं, लेकिन अच्छे बनने की ही हम लोग सलाह देते हैं सबको कि अच्छे बनो। अच्छे बनोगे तो उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा, चाहे कभी भी मिले, आपके लाइफ के एंड में मिले, लेकिन यू विल सर्टेनली गेट गुड रिजल्ट्स ऑफ गुड टास्क। अच्छे कामों का हमेशा, जो भी आपके कर्म अच्छे हैं, कुल मिला जुला करके ये सेल्फ इंडक्शन की बात है। मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, तो ये सेल्फ इंडक्शन आपके समझ में आया। ये जो इसमें फ्लक्स इससे पास हो रहा, वो फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये इसमें पास होने वाले करंट पर डिपेंड करेगा। अब यह फ्लक्स को जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, इस कांस्टेंट को कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन अथवा सेल्फ इंडक्टेंस। इट इज सेल्फ इंडक्टेंस आर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब देखो इसका भी यूनिट बना लो, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट बन जाएगा वेबर पर एम्पियर या हेनरी, इसका भी वही है। दूसरी बात, अगर हम आई को 1 कर दें तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल इंटू 1 मतलब यल। तो अगर किसी भी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट पास करें
तो उसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा, जो उससे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उसी फ्लक्स को क्या कहेंगे, उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरा एक चीज़ और भी देखो, हमको मालूम है जो मैग्नीट्यूड ऑफ ई होता है, जैसे ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, फार्मूला हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। अब अगर हम यहाँ मॉड कर दें तो ये प्लस हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी। अब देखो यहाँ डी बाई डी टी आप फाइव का मतलब एल आई रख दो और इसका मतलब एल डी आई बाई डी टी आप रख दें। अब अगर हम यहाँ पर यल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा, मॉड ऑफ ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जरा सा ध्यान से देखो, हम इसको क्या कर दें 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दें, तो यहाँ पर ये मॉड ऑफ ई के बराबर हो गया। इसका मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर पर सेकेंड से अगर हम किसी भी कॉइल में करंट को चेंज कराएं तो जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वही ईएमएफ उसके सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये इसके कुछ डेफिनेशंस हुए, इनको लिख लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। Magnetic flux linked with the coil is directly proportional to current through the coil। अब देखो phi is directly proportional to I, तो phi is equal to क्या हो जाएगा Li, where L is the self inductance or coefficient of self induction and it remains constant for a given coil। अब देखो if I is equal to 1 एम्पियर करते तो phi is equal to L, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। यूनिट करंट मतलब 1 एम्पियर, यूनिट का मतलब यूनिटी मीन्स 1। नेक्स्ट देखें, वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ एल आई आप इसको कर दें। अब देखें यहाँ से हम लोग दूसरा डेफिनेशन भी बना लेते हैं। इसको हमने मॉड ऑफ ई डी आई बाई डी टी कर दिया, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दो, तो यल इज इक्वल टू हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल इज यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1 एम्पियर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, R वेबर पर एम्पियर, R वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। All these are the SI units and all are equal. 1 Henry equal to 1 Weber per ampere equal to 1 volt second per ampere। अब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सॉलिनॉइड, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग इस फिगर पर अभी नहीं जाते हैं, पहले हम इसको समझा दें, या पहले आप फिगर ही समझ लें। देखो ये देखो, ये एक सेल जुड़ा हुआ है इस कॉइल से। अब जैसे इसको हम क्लोज करेंगे, मतलब इसको बंद करेंगे, जैसे शॉर्ट होगा वैसे ही इसमें सर्किट में करंट जाने लगेगा। तो अभी कोई करंट नहीं है, जीरो। जब इसको आप क्लोज करेंगे उस समय करंट इसमें इधर से इधर जाना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा, इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, जीरो से लेके आई तक करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे करंट इंक्रीज होगा तो ये इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट जनरेट करेगा कि इस करंट को वो कम कर दे, जीरो कर दे, क्योंकि अभी तक तो इससे कोई करंट जा नहीं रहा था। तो अब इससे करंट जा रहा है तो वो इसको अभी भी जीरो करना चाहेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएगा, इस डायरेक्शन में करंट बनेगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ओपन करने का मतलब कि अभी तक तो हम इसको क्लोज कर रहे थे, सर्किट को ऑन कर रहे थे, अब ऑफ कर रहे हैं। ओपन करना मतलब ऑफ करना। अब जब हम इसको ऑफ करेंगे तो क्या होगा, सर्किट में करंट आई है तो अब वो करंट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ही करंट जीरो होगा मतलब आई से जीरो घटना चाहेगा तो यह इंड्यूस्ड ईएमएफ उस डायरेक्शन में बनाएगा जिससे करंट अभी तक था, तो अब वो घटे भी न घटे, तो मतलब ये जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा। तो ये समझो, कॉइल कहीं भी हो, कैसा भी हो, अगर उसमें करंट बढ़ता जाएगा तो वह जिस डायरेक्शन से करंट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट बनाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा। और अगर करंट उसमें एक बढ़ने के बाद अब ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा हो या क्विकली डिक्रीज हो रहा हो, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस डायरेक्शन में बनाएगा कि उससे इंड्यूस्ड करंट उस करंट को सपोर्ट करे, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा था उसी की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो। अब देखो, हमने मान लिया कि एक सॉलिनॉइड है जिसका लेंथ L है। इफ़ करंट I फ्लोज थ्रू इट देन
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्वाइल इज बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल एन। यहाँ से ये आपको एक फार्मूला जो सोलेनॉइड का हम लोग जानते हैं, ये सोलेनॉइड का फार्मूला हो गया। अब देखो इस क्वाइल से पर लूप जो हम लोग कहेंगे कि ईच टर्न, एक एक टर्न से कितना फ्लक्स पास होगा उसकी बात करते हैं। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, इसको हम लोग मान लेते हैं, कोई नाम दे दो या ऐसे ही लिखो, विथ ईच टर्न इज इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू ए। ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई ए, इसके बराबर हो जाएगी। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एंटायर क्वाइल, हम लोग पूरे क्वाइल की बात करते हैं कि उससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक्ड है। तो उसके लिए मैग्नेटिक पूरा लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एंटायर क्वाइल, एंटायर क्वाइल, ये फाई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? कैपिटल एन। कैपिटल एन कैन आल्सो बी रिटेन एज स्मॉल एन इंटू एल, और स्मॉल एन कैन बी रिटेन एज कैपिटल एन बाई एल। दोनों में से आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको स्मॉल एन इंटू एल लिख दें, तब देखो म्यू नॉट एन को लिखने जा रहे हैं, कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू एल, म्यू नॉट एन आई ए इंटू एन इंटू एल। तो पूरे फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। अब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू लिख लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। फाई की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल डिवाइडेड बाई आई, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये वैल्यू हो गई आपके सेल्फ इंडक्टेंस की। इसी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर एन के टर्म में, कैपिटल एन के टर्म में लिखना चाहो तो म्यू नॉट, देखो एन स्क्वायर को लिख सकते हैं, ये एन की वैल्यू स्मॉल एन कैपिटल एन बाई एल है, तो कैपिटल एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ए इंटू एल। एक एल से एल ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी सेल्फ इंडक्टेंस की। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्वाइल। दोनों ही फार्मूले आपके लिए अच्छे हैं, तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, या आप लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। बोथ आर द सेम, बोथ रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एडी करेंट्स। एडी करेंट्स का मतलब आपको समझ में तब आएगा जब आप ये समझें कि ये एक कॉइल रखा हुआ है, एक नॉर्थ पोल मैग्नेट का हम इसकी ओर लेकर के आ रहे हैं, तब क्या होगा? इसमें इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो इस कॉइल में अपने आप करंट बनना शुरू हो गया, और वो करंट ऐसा बनेगा जो कि नॉर्थ पोल के इधर के मोशन को अपोज करे, मतलब ये खुद को नॉर्थ पोल बना लेगा। नॉर्थ पोल तब बनता है जब करंट की डायरेक्शन ऐसी हो, और ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होने लगेगा
तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। मतलब अगर नॉर्थ पोल को इधर ले आएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो इसी नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो ये खुद को साउथ पोल बना के इसको दूर जाने से रोकेगा। तो लेंस लॉ से आपने पहले ही पढ़ लिया है, ये इसको तुरंत रोकने लगेगा। अच्छा, अब अगली बात पर चलते हैं। मतलब जब हम इसको दूर ले जाएंगे तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी कि ये साउथ पोल बन जाए। साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज करंट, तो मतलब इसमें करंट फ्लो होने लगता है। अब देखो बस इसी चीज़ को हम हटा दिए और इसको हटा करके हमने कॉइल हटा दिया। कॉइल हटा करके अब हम इसकी जगह पर एक मेटेलिक प्लेट ला करके रख दिए। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर एक मेटेलिक प्लेट रख दिया। अब देखो मेटेलिक प्लेट, और अब हम क्या करते हैं, नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में ले आते हैं। तो मेटेलिक प्लेट से तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा है, ना ही इसको हमने किसी भी इलेक्ट्रिक करंट या किसी ईएमएफ से कनेक्ट किया है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल ये रखा हुआ है। तो इससे कोई फील्ड पास नहीं हो रहा है। अब इससे फील्ड पास होने लगा, नॉर्थ पोल से फील्ड की इंटेंसिटी इस पर बढ़ने लगी। तो ये क्या चाहेगा, अपने ओरिजिनल कंडीशन में जाना। मतलब जब इसमें कोई फील्ड पास नहीं हो रहा था, या आप कॉइल वाले से कंपेयर करें तो ये अपने आप को नॉर्थ पोल बना करके इस मैग्नेट को इधर आने से रोकेगा। तो अब चूंकि इसमें कॉइल तो है नहीं, तो इसमें ऐसे करंट फ्लो होने लगेगा। इस तरह से ये करंट फ्लो हुआ। अब मान लो एक ही चक्कर में, अब ये नॉर्थ पोल बनने के लिए इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। एक चक्कर से बना तो ठीक, नहीं तो ये एक और टर्न रोटेट हो गया इस तरह से। तो आप देखेंगे कि जब भी किसी मेटेलिक प्लेट को कहीं रखा गया हो और उससे पास होने वाला फ्लक्स अगर चेंज हो रहा हो, तो उसमें भी इस तरह से व्हर्लपूल के फॉर्म में करंट इसमें बनने लगता है। या साउथ पोल को ले आओगे तो ये इस तरह से बनेगा, नॉर्थ पोल को ले आओगे तो इस तरह से बनेगा, दूर ले जाओगे तो दूसरे तरह। तो मतलब इसमें इस तरह से कॉइल के शेप में करंट बनने लगेगा, भंवर के रूप में करंट बनने लगेगा। इसीलिए इसका हिंदी नाम भंवर धाराएं है। इसको हम लोग कहते हैं एडी करंट्स, मतलब व्हर्लपूल टाइप करंट, फौकाल्ट करंट भी कहा जाता है। ये सभी इसका नाम है, जो इस तरह से रोटेशनल हो, एक भंवर के जैसे बन जाए। तो इसका बड़ा इस्तेमाल भी है, इसी को हम एडी करंट्स कहते हैं। ये तो इतना एडी करंट्स हो गया। अब इसका यूज देखो, जैसे मान लो इससे हम बनाते क्या है, इसके एप्लीकेशंस आप लोग खुद से भी देख लीजिएगा, लेकिन मैं समझा दूँ। जैसे इससे बनाते हैं इंडक्शन फर्नेस, इससे हम बनाते हैं इंडक्शन फर्नेस। अब देखो इंडक्शन फर्नेस क्या होता है, फर्नेस मतलब होती है भट्ठी। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें मेल्ट करना है, मतलब उसको बहुत हाई टेम्परेचर तक ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे दो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए रहते हैं, मैग्नेट कॉइल यहाँ भी लगाएं, कॉइल यहाँ भी लगाएं, इसके बीच में हमने स्क्रैप रख दिया। स्क्रैप मतलब जिसको हमें मेल्ट करना है। हम कोई अलग से टेम्परेचर दिए नहीं, बस इसमें करंट फ्लो कराया, इसमें करंट फ्लो कराया। अब इसमें वेरिएबल करंट फ्लो कराओ जिससे इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो। फ्लक्स चेंज होगा, इसमें इंडक्शन करंट बनेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा और इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि वो मेल्ट हो जाएगा। इसका दूसरा इस्तेमाल देखो, जैसे ट्रेन चल रही है तो ट्रेन का जो ड्रम ऐसे मूव करता है, जहाँ व्हील लगी होती है, इनके ऊपर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे हुए हैं, इससे हम लोग एक इलेक्ट्रिक ब्रेक बनाते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक भी बनाते हैं। अब देखो इनसे ब्रेक कैसे बनता है। ब्रेक बनाने का तरीका ये है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रखा है, ये घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट नहीं देंगे तब तक इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं। तो जैसे हमको इसको रोकना होता है अगर ट्रेन को, इमरजेंसी में जनरली यूज किया जाता है, कभी कभी कुछ अच्छी ट्रेनों में वैसे भी यूज करते, तो इसमें आप करंट पास कर दिए, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लगा। मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है मतलब इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये जो ड्रम बना हुआ ये है तो किसी मेटल का, जनरली स्टील लोहे का हम लोग बनाते हैं। अब मान लो कि ये इसमें घूम रहा है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसमें भी एडी करंट बनेगा। एडी करंट कैसा बनेगा, जिससे कि इसका रोटेशन अपोज करेगा, इसके रोटेशन को रोकने की कोशिश करेगा। तो मतलब रोटेशन को रोकने का मतलब ब्रेकिंग सिस्टम हो गया।
ये बन गया। जो हम लोग गाड़ियों का स्पीडोमीटर होता है उसमें भी हम लोग एडी करंट यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, अब जो जनरली बहुत अच्छे के डिजिटल आप लोग स्पीडोमीटर देखते होंगे। डिजिटल स्पीडोमीटर में क्या है कि मैग्नेट लगाए रहते हैं, वही मैग्नेट उस पर घूमता रहता है पहिए के साथ, उससे करंट बनता है, उसी करंट के थ्रू मेजर कर लेते हैं कि कितनी तेज स्पीड है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे यूजेज हैं। स्पीडोमीटर के कंस्ट्रक्शन में अंदर स्ट्रक्चर में प्रयोग किया जाता है एडी करंट को, जिससे कि जो उसकी निडल होती है वो ज़्यादा इस तरह से मतलब फ्लिकरिंग ना करें, ऐसे एक जगह पहुंच के ऐसे ऐसे बार बार फ्लिकर ना करें। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एडी करंट। तो एडी करंट का हम लोग एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसी को फौकाल्ट करंट भी बोलते हैं। द करंट्स induced in solid metallic masses when magnetic flux passing through them changes are called eddy currents। एडी करंट्स हो गए, इनके कुछ आप लोग जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस देख लेंगे, इनकी चर्चा हमने की। इसी के साथ यह आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।